जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों ने जो मैंने डिसीजन लिया था कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो महामैराथन क्लासेस के थ्रू भी कंप्लीट करवाया जाएगा, तो आपने इसमें बहुत अच्छे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और आपके इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स से पूरी तरीके से एनर्जेटिक होते हुए आपको आज का जो सेशन है वो महामैराथन का दूसरा सेशन है। आज का सेशन पहले वाले सेशन से भी जबरदस्त होने वाला है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर मल्टीपल टाइम जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज के बेस पर टाइप बनते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के साथ आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आपको महामैराथन के इस दूसरे सेशन को बिल्कुल पहले से लास्ट तक देखना है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन में आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बस जो आपने सपोर्ट पहले मैराथन क्लासेस को दिया है, इसी तरीके से आपको कंटिन्यू मैराथन क्लासेस में रहना है। आपका सिलेबस कम से कम टाइम के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा और आप लोग जितने फास्ट तरीके से पढ़ सको उतने फास्ट तरीके से मैं आपको सिलेबस भी पूरा करूंगा। तो पेशेंस के साथ पढ़ते रहना है, कंटिन्यू पढ़ना है और प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है। तो मैंने जो लास्ट का महामैराथन क्लासेस लिया था तो उसमें मैंने आपको सारी की सारी बेसिक क्लियरिटी, जो परसेंटेज टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट करवाया था और आपको 15 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे। इन क्वेश्चनों में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैंने आपसे बोला था कि इनको घर से सॉल्व आपको खुद से करना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे ना बने तो फिर उस क्वेश्चन के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको वो क्वेश्चन मैं फिर से सॉल्व करवा दूंगा। बात क्लियर है? आपके हर एक डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करने की पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल सिलेक्शन करने का टारगेट नहीं रखना है, यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन। और सिलेक्शन मिलता कब है? जब आप मेहनत से पढ़ोगे, हर एक टाइप, हर एक कॉन्सेप्ट को परफेक्ट तरीके से क्लियर कर लोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी और आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो 100% होगा। और जब आपके किसी एग्जाम में 100% पॉजिटिव डायरेक्शन में परफॉर्मेंस होगा तो आपका सिलेक्शन 100% तय है कि आप उस एग्जाम में सिलेक्ट होके आओगे। आप उस एग्जाम में कट ऑफ को बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करोगे और एक रैंक के साथ अपने सिलेक्शन को क्या करोगे? फाइनल करोगे। तो मेहनत से पढ़ने वालों को हर एक चीज मिलेगी, हर एक मंजिल मिलेगी, उसका हर एक टारगेट पूरा होगा। और अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो आप केवल और केवल सपनों को देखते रहोगे, उनको कभी पूरा नहीं कर पाओगे। सपनों को पूरा करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है तो उसके लिए कंटिन्यू तरीके से मेहनत करना है और जितनी ज्यादा मेहनत हो सके उतनी ज्यादा मेहनत करो। अभी फिलहाल में आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं हर एक चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, क्योंकि जब सारी चीजों को इग्नोर कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा टाइम आप अपनी मेहनत में लगाओगे और जब पूरा का पूरा टाइम आप अपनी मेहनत में दोगे तो आपको आपकी अचीवमेंट कम से कम टाइम में मिल जाएगी। और आप पढ़ाई के साथ, अपने टारगेट के साथ अपने टाइम को कहीं और डिवाइड करते हो तो कहीं ना कहीं आपके टारगेट में जो समय लगना था उसका आप नुकसान कर रहे हो। और जब टाइम का नुकसान करोगे तो आपको अपने टारगेट्स को अचीव करने में और ज्यादा टाइम लग सकता है। तो उम्मीद है आपको वो बात समझ में आ गई होगी कि हमें अपना टाइम कहां पर इन्वेस्ट करना है और कहां पर नहीं। मेहनत करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक दिन 1-2 घंटे मेहनत कर ली। आपसे जितनी ज्यादा मेहनत हो सके, जो आपके टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को अपने ध्यान में रखते हुए उनकी मेहनत के लिए जितनी आपको मेहनत करने की जरूरत पड़े वो पूरी की पूरी मेहनत कर डालो, क्योंकि कम से कम टाइम में आप पूरी मेहनत करने की कोशिश करोगे तो आपके टारगेट समय से पहले आपके सामने होंगे। और अगर आप लापरवाही करोगे तो समय से कई गुना टाइम में आपको वो टारगेट अचीव होंगे। फिर आपको निराशा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिमोटिवेशन होगा। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए, समाज की बातों से बचने के लिए, दोस्तों के तानों से बचने के लिए, अपने रिश्तेदारों के तानों से बचने के लिए आप पूरी तरीके से कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो जाइए। अपने आप को सेपरेट करते हुए हर एक चीज को इग्नोर कर दीजिए और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो सारी चीजें, हर एक जवाब अपने आप देने लगेंगी। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी चीजें क्लियर करने के लिए मैं आपको हर एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आप मेरी हर एक बात को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हुए बहुत अच्छे से खुद पे मेहनत जरूर करोगे, क्योंकि आपके टारगेट अचीव होना यानी हमारे टारगेट अचीव होने से है। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ेंगे, मैं पूरी मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। महामैराथन का जो क्वेश्चन है वो 16वां क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सॉल्व करना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है,
सारे कॉन्सेप्ट पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अगर कोई नया स्टूडेंट है जिसने कॉन्सेप्टों को नहीं समझा है, कॉन्सेप्टों को नहीं देखा है, तो उससे सबसे पहले यही बोलेंगे कि लास्ट में जो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, जो मैंने लॉजिक आपको एक्सप्लेन किए हैं, जो टॉपिक का बेसिक होता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको सबसे पहले आप लोग देखें, सबसे पहले उसको समझे, प्रॉपर तरीके से उसके नोट्स बनाएं। जो क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं उन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से वेरीफाई करते हुए सॉल्व कर ले, फिर यहां से आप लोग कंटिन्यू करें। ठीक है, जब इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो फिर आपको कॉन्सेप्ट से, जो लॉजिक से जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं आगे के, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि जब आपका बेसिक ही कमजोर होगा तो फिर आपको एडवांस लेवल बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपके सर के ऊपर से उड़ जाएगा। और अगर समझने की आप कोशिश भी करोगे तो कुछ टाइम के लिए समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके माइंड से निकल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, आपके माइंड से सारी चीजें कभी ना निकले। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक तो निकालना ही नहीं है, उसके बाद भी अगर रहती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक चीज को अच्छी तरीके से सीख लेते हो तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हमने परफेक्ट तरीके से स्टैंडर्ड क्लासेस में सीखा है, आज भी वो वही की वही जैसे सीखा था वैसे की वैसे ही याद है, और अच्छे से उन पर क्लियरिटी बढ़ती गई है। क्योंकि हमने उनको निरंतर अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। और जिन चीजों को हमने छोड़ा है, जिन चीजों को स्किप किया है, या कॉन्सेप्टों को परफेक्ट तरीके से समझा नहीं है, तो आज उन पर बहुत अच्छे से क्लियरिटी नहीं है और आज उनको समझने में हमें बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो कुछ ज्यादा लेवल के नहीं होते हैं। 12th क्लास तक के जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं से नए लॉजिक क्रिएट किए जाते हैं। उनसे कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस इतना सा मेथड डाला जाता है और फिर वो आपको भारी लगने लगता है। और भारी क्यों लगता है? क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट की जो जड़ थी, जो जहां से कॉन्सेप्ट बना था, उन चीजों को आपने पकड़ा ही नहीं है और पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कठिनाई होगी। लेकिन मैं आप सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट बनता कैसे है, एक एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को क्रिएट करता है। तो आप सारी चीजों को समझते हुए बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो हर एक चीज अभी भी परफेक्ट हो सकती है अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि 800 का 1.7% इंटू एक्स का 2.5% बराबर किसके है? 382.5 के। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। किसकी वैल्यू को फाइंड करना है? इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, कल के सेशन में जो मैराथन क्लासेस हुई थी उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था और 2 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो उम्मीद है आपने वो सॉल्व जरूर किए होंगे। कैसे करना है उसको देखो। यहाँ पर बोला गया है 800 का कितना? 1.7%। परसेंट हटाते हैं, सिंपल सी बात है, 100 से भाग करते हैं, इनटू क्या हो जाएगा? x का 120 2.5%। 2.5% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, कितना होता है? 1/40। 2.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/40 बराबर किसके है? 382.5 की। अब नॉर्मली इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन उम्मीद है आपको आती होगी। कैसे करना है? यहाँ से देखो, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बात डन है यहाँ तक। आगे अगर हम देखेंगे तो देखो इस तरफ ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, बराबर में है तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। 17 से अगर आप इसको काटोगे तो 17 दूनी 34, 4 बचेगा, 42 हो जाएगा। 17 दूनी 34, कितना? 6 और 2 8 बचेगा, 17 पंचे 85, यानी कितना बचा? 225। 17 कट गया, ऊपर कितना बचा? 2। 2 से ये 10 काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, ऊपर x है नीचे 5 है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका मल्टीप्लाई 225 में हो जाएगा, यानी 225 गुणे कितना हो जाएगा? 5। यानी x की वैल्यू हमारे सामने निकल के आएगी 5 पच्चे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 1125 ही हमारी किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। हर एक कैलकुलेशन को पहले ऑब्जर्व करना है कि आपको किस नंबर से किस नंबर को काटना है। अगर कैलकुलेशन को देखो नहीं, जल्दबाजी में करोगे तो आपकी कैलकुलेशन फंस जाएगी, बिगड़ जाएगी और आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक नजर 1 से 2 सेकंड का जो टाइम है वो कैलकुलेशन को कैसे करना है इसको बहुत अच्छे से समझ लिया करो, उसके बाद कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया करो। क्योंकि ज्यादातर जो मिस्टेक होती है वो बिगनर से होती है। और बिगनर से क्यों होती है? क्योंकि वो उन चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कम टाइम में होगा या ज्यादा टाइम में होगा, और इसी बात को तो हमें सीखना है। अगर कोई बिगनर है तो वो बिगनर क्यों है? क्योंकि उसको अभी ये पता नहीं है कि हमें आखिरकार सॉल्व कैसे करना है।
क्योंकि स्टैंडर्ड क्लासेस में इसका कोई मतलब नहीं था कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हमारे स्टेप हमारे सामने होना चाहिए और कहीं पर कोई स्टेप में मिस्टेक नहीं होना चाहिए और हमारा आंसर आ जाए, हमें केवल इतने से मतलब था। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में आपको जो मतलब है वो केवल और केवल आपको अपने आंसर से है, बीच के स्टेप में आपने क्या किया इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप फास्ट तरीके से आंसर निकालो तो उसके लिए हमें वो अप्रोच फॉलो करनी होगी जिससे हमारे आंसर कम से कम टाइम में निकले। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ए मैन मंथली सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 24,000 to 36,000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज मंथली सैलरी। उसने कहा है कि एक जो व्यक्ति है उसकी आय 24,000 से बढ़ के कितनी हो गई, 36,000 हो जाती है, तो उसकी जो मंथली इनकम में जो चेंज हुआ है, जो वृद्धि हुई है, वो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं कि उसकी इनकम थी कितनी, 24,000। कितनी थी, 24,000। 24,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 36,000। अगर मैं आपसे बोलूं कि उसकी इनकम बढ़ कितनी गई है तो आपका तुरंत जवाब आ जाएगा कि सर 12,000 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 12,000 बढ़ गई। हम आपसे अगर एक बात पूछे कि जो बड़ी है इनकम वो किस पर बड़ी है, तो आप कहोगे सर पहले 24,000 थी, अब 36 हो गई, तो यानी 24,000 पर उसकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। अगर हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो और 12 दूनी 24, तो यहाँ से जो बढ़ी हुई इनकम है और जो पहले की इनकम है उसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2। और 1/2 की परसेंटेज की बात करेंगे तो वो होती है 50%। यानी हम उससे कह सकते हैं कि जो उसकी इनकम बढ़ी है वो 50% बढ़ गई है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बातों बातों में आपके आंसर निकलेंगे, लॉजिक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कब यूज कर लिया। लेकिन ये सारी चीजें होती कब है, जब आपको कॉन्सेप्ट पर बेहतर तरीके से पकड़ हो। अब मैंने इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया है, मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है कि किसकी तुलना की गई है और किससे उसकी तुलना की गई है। जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा बेस में रहती है और जिसकी तुलना की गई है वो हमेशा ऊपर रहती है। यानी किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है। यानी डिनोमिनेटर यानी कि हर में वो वैल्यू रखी जाती है जिसकी कंपैरिजन की जाती है, और न्यूमरेटर में वो वाली वैल्यू रखी जाती है जिसकी तुलना की जाती है। सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा है। मैंने पहले सेशन में ही, पहली मैराथन में ही इसको क्लियर कर दिया था, और जिसने समझा होगा उसने उस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में किया होगा। आपको महामैराथन क्लासेस देखते टाइम एक काम और करना है। वो क्या करना है कि जैसे ही मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं, उसको तुरंत सॉल्व करके उसका आंसर जितने फास्ट हो सके कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व जरूर करवाऊंगा, लेकिन आपको खुद के माइंड पर इतना प्रेशर डालना है कि क्या ये क्वेश्चन मुझसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं आपको करवा रहा हूं, तो कहां पर आप लोग फंसे थे, किस कैलकुलेशन में आप लोग फंसे थे, वहां से आपको समझ में आएगा कि हमें कहां पर कमजोरी है, हमारी कॉन्सेप्टों पर कहां पर वीकनेस है। उस वीकनेस को आप लोग पहचान पाओगे, और जब सारी वीकनेस आपके हाथ में होगी तो आप उसको एक ना एक टाइम में स्ट्रॉन्ग कर लोगे, और जब आपकी सारी वीकनेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो आप बेहतर तरीके से, परफेक्ट तरीके से क्या हो जाओगे, प्रिपेयर हो जाओगे किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक डायरेक्शन में आप मेहनत करोगे, सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। जैसे सेम कॉन्सेप्ट पर मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहले उसकी इनकम कितनी थी, 42,800 थी, फिर घट करके कितनी हो गई, 37,236 हो गई। उसकी इनकम में कितनी कमी आई है परसेंटेज में, वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को निकालना है कि बेसिकली उसकी इनकम कितनी कम हो गई। आप जितनी कम हो गई वो आप कहां पर लिखोगे, यहां पर लिखोगे, और जिससे तुलना की गई यानी 42,800 को आप नीचे लिखोगे और यहाँ 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, सॉल्व आप लोगों को करना है। सॉल्व कैसे करना है वो मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि महामैराथन क्लासेस में आप लोगों को फास्ट तरीके से पढ़ना है तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करने होंगे। ये आपको अपने माइंड में बहुत अच्छे से बैठा के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन करवा दिया है, देखो ये वाला जो 16वें नंबर का क्वेश्चन था, इसी सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पर जो चौथे नंबर का क्वेश्चन आज के सेशन का है, इसको आप लोगों को कमेंट में करना है। कैसे करना है,
640 का 78.5% प्लस 785 का 36% माइनस यहां पर मैंने मान लिया x है, यहां क्वेश्चन मार्क था तो मैंने मान लिया x है, बराबर में कितना है 29 गुणे 21। आप ध्यान से समझो, एक बार मैं इसको सॉल्व करवाता हूं क्योंकि यहां पर मैं एक लॉजिक आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने आपको क्या एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि x इंटू बाई परसेंट ये बराबर होता है बाई इंटू एक्स परसेंट की सॉरी, क्या होता है x इंटू बाई परसेंट बराबर होता है बाई इंटू एक्स परसेंट, यानी मल्टीप्लाई में परसेंटेज का जो साइन होता है इसको आगे पीछे करने पर हमारी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। बात मेरी समझ पाए? अगर इस कॉन्सेप्ट का आप लोग यहां पर यूज करते हो, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग यहां पर सेटिस्फाई करवाते हो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले तो देखो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे 10 जाएगा और 10 से एक जीरो कैंसिल। इस बात को समझ पाए? यहां देखो ये 785 और यहां पर भी 785, अगर मैं यहां से 785 ओनली 785 को कॉमन लूंगा तो यहां से 64 बचेगा, यहां से परसेंटेज, तो अंदर क्या बचेगा आपका 64% प्लस यहां पर देखो ये 785 चला जाएगा, कितना बचेगा 36% माइनस क्या बचेगा यहां पर x। मैंने केवल इन दो नंबरों में कॉमन लिया है, ध्यान रखना, मैंने पूरे में कॉमन नहीं लिया है, केवल दो नंबर में कॉमन, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 29 और 21। ठीक है, बात क्लियर है? हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और आगे आप लोग सॉल्व करोगे तो 64 और 36 कितना हो जाएगा 100%, और 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का गुणा 785 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 785 माइनस क्या हो जाएगा x बराबर 21 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना होता है 189, तो 189 का 9 18 कैरी आ जाएगी, 21 दूनी कितना होता है 42, 42 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा 60। अगर आप लोग यहां से देखोगे x की वैल्यू निकालने के लिए ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ जाएगा तो 785 में से आप माइनस करोगे 609 को, बराबर क्या हो जाएगा x, यहाँ 9 6 15। अब देखो यहाँ पर इकाई पर भी ध्यान रखना, ऑप्शन पर भी देखो, यहाँ यूनिट 1 है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये यहाँ पर 3 है, जे भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर 3 है, जे भी एलिमिनेट हो गया, यानी आगे सॉल्व ना करे ये फिर भी अपने आंसर को टिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर आप पूरा सॉल्व भी करोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो निकलेगी वो 176 निकलेगी। बात क्लियर है? तो कैसे सॉल्व करना था ये बात आपको लोगों को समझ में आई। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे कि इसका परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका परसेंटेज हटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसी में वो एग्जाम में जो उनको टाइम मिलना है वो उसका 5 से 10 मिनट का टाइम इसी क्वेश्चन में लगा देंगे, जबकि ये क्वेश्चन तो केवल और केवल 30 से 35 सेकंड का है। कितने का है? 30 से 35 सेकंड का है, और 30 से 35 सेकंड में पूरी कैलकुलेशन हो सकती है। जैसे अगर आप चाहो तो ये जो स्टेप मैंने लिखे हैं इनको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ से कि यहाँ 785 हो जाएगा, ये इस तरफ जाए, चाहे ये इस तरफ लाओ, ये इस तरफ। पावर ऑफ होने से क्लास रुक गई थी, लेकिन अब परफेक्ट है, कंटिन्यू करेंगे आगे। 19 तक हो गए क्वेश्चन, 20वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो 2017 में कितनी थी? 2017 में 3,68,000 थी। जब 2020 में आए तो घटकर के कितनी बची? 3,27,200, यानी पॉपुलेशन 2017 से 2020 में क्या हो गई? घट गई। तो उसने पूछा है कि कस्बे की जो जनसंख्या है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है, ये आपको बताना है। वैसे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कैसे करना है मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। 2017 में पॉपुलेशन थी कितनी? 3,68,000। बात को बहुत ध्यान से समझना। 2020 में पॉपुलेशन हो कितनी गई? 3,27,200। कितने की कमी आई? आप इसको घटा लोगे, 0,08, ठीक है, 0, यहां से क्या बचेगा आपका 4, यानी 40,800 जो पब्लिक है आपकी वो क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन आपको फाइंड करना है इसमें परसेंटेज में, तो परसेंटेज क्या निकालेंगे? आपकी कमी कितने की हुई? 40,800 की। कमी हुई किस पर है?
जो पहले जनसंख्या थी, क्योंकि कंपैरिजन अपन कहां से करेंगे, जो पहले वाली वैल्यू है। पहले वैल्यू थी कितनी, 3,68,000, यानी 2017 में जो पॉपुलेशन थी वो 3,68,000 थी। कितनी थी, 3,68,000। तो हमारी जिस नंबर से कंपैरिजन की जाती है वो हम लिखते हैं बेस में 3,68,000। और जब भी किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम करते हैं 100% से गुणा। ये हम बेसिक कॉन्सेप्टों से सीख चुके हैं परफेक्ट तरीके से, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से इसका 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ये 408 है, ये 368 है। वैसे इसमें भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा, और एक का गुणा अगर 10 में करेंगे तो 10% तो अपना आना ही आना है, यानी 10% से ज्यादा ही आना। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ये है ये क्या हो जाएगा, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आगे देखो, क्या 10% से इतना ज्यादा आएगा कि वो 15% हो जाए, तो 15% भी नहीं आ सकता है। अब हम दो ऑप्शन में फंस चुके हैं, एक तो 11% है और एक 12%। मैंने पहले ऑप्शन को एलिमिनेट क्यों कर लिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहां कैसे बताना है, निकटतम पूर्णांक, यानी कि जो नियरेस्ट इंटीजर है उसमें बताना है हमें, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में। तो देखो यहाँ 4080 को हमें डिवाइड करना है 368 से, एक बार भाग देंगे तो 368 आएगा, तो क्या 0,4, कितना बच जाएगा हमारा 40, और जी यहां से लेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 368 को 400 में डिवाइड करना, यानी एक बार और जाएगा, यानी 11% ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्योंकि यहां से आप देखोगे कितना बचेगा आपका 32, कितना बचेगा 32, और 32 में अगर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे हम, यानी 11 दशमलव, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अब ये 368 है, यानी अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ फिर से एक जीरो लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो 11.0 यानी लगभग में कितना होता है, 11% ही। अगर 11.5 आ जाता तो इसको हम मानते कितना, 12। ये तो मेथड की जो अप्रोच है वो तो आपको पता होगी, क्योंकि हम नियरेस्ट कैसे मानते हैं, कब हमें 11 मानना है और कब हमें 12। जब 5 होगा तो हम आगे की वैल्यू को मानते हैं इंटीजर में, और जब 5 से कम होता है तो हम उसके पहले वाली वैल्यू को मानते हैं। यहाँ 11.0 कुछ आ रहा है तो हम 11 ही मानेंगे, ना कि 12। तो यहां से हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग आंसर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पर उसने पूछा था नियरेस्ट इंटीजर में आपको बताना है, और नियरेस्ट इंटीजर में आप लोगों को निकालना कैसे है, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आपको कैलकुलेशन में फंसना बिल्कुल भी ना पड़े, इसलिए सारी जो कैलकुलेशन की अप्रोच है वो मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट होंगे इस कॉल के कैलकुलेशन में वो फंस जाएंगे कि हमें नियरेस्ट में लेना क्या है बेसिकली। तो वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, जब पॉइंट में 5 आ जाए तो हम आगे वाले इंटीजर को लेंगे, अगर 5 से कम रहे, जैसे 11.5 आ जाता, तो हम नियरेस्ट इंटीजर 12 मानते, और यहाँ पर 5 से वो कम है 0, तो हमारा नियरेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, 11 ही रहेगा। इसलिए हमारा 11% यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नई लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट वही है, क्या बोला गया है, यदि दो संख्याएं 4/5 और 5/6 के अनुपात में है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी या कम होगी, ये उसने पूछा है। यहां पर ये तो दिया नहीं है कि एग्जैक्ट संख्या की वैल्यू क्या है, उसने ये तो कहा नहीं कि संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। दो संख्याएं हैं उनके अनुपात की वैल्यू दी गई 4/5 रेशियो 5/6। आप लोगों को रेशियो में बहुत अच्छे से सिखाऊंगा कि आपका जो रेशियो है परफेक्ट रेशियो नहीं है। रेशियो को परफेक्ट कैसे बनाते हैं, यहाँ जो फ्रैक्शन फॉर्म दिया है इस फ्रैक्शन फॉर्म को हल करेंगे। और फ्रैक्शन फॉर्म को हल कैसे किया जाता है, बहुत ध्यान से देखना है। जो 2 नंबर में रेशियो हो और उसका फ्रैक्शन फॉर्म सॉल्व करना हो, चाहे 3 में हो, तो उनके जो नीचे नंबर होते हैं उनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, उनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेकर के उसमें क्या कर दो, रेशियो में मल्टीप्लाई। जैसे 6 और 5 का रेशियो क्या आएगा, 30, और 30 का अगर आप इन दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर देखो 4/5 में 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, 6 चौके 24, यानी पहली संख्या 24 होगी, तो दूसरी संख्या 6 पंचे 30, 5 पच्चे 25, यानी दोनों संख्याएं आपके सामने निकल के आ गई। पहली 24 है तो दूसरी 25 होगी।
आगे जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या बोला गया है कि जो पहली संख्या 24, दूसरी संख्या है 25 से, यानी तुलना 25 से की गई है, कितनी कम या ज्यादा है? तो देखो कम है, हमें स्पष्ट दिख रही है। कितनी कम है? 25 से 24 कितना कम है? 1 कम है। और 1/25 का परसेंटेज मतलब क्या होता है? 4%। ये तो बात आप लोगों को पता है ना। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मोर वाला नहीं लेस वाला, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या से 4% कम है, ज्यादा नहीं। तो कम के लिए लेस, ज्यादा के लिए मोर। तो मोर तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट आंसर टिक नहीं करना है, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही? और महामैराथन क्लासेस को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ोगे और मेहनत करोगे तो आपकी अचीवमेंट बहुत जल्दी होगी आपके सामने, ठीक है? क्योंकि बहुत अच्छे से कंटेंट को कम से कम टाइम में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या 48% है, यानी एक जो फैक्ट्री है इसमें जो मेल है उनका जो परसेंटेज है, जो मेल है, मेल का जो पुरुष श्रमिक है उनका जो परसेंटेज है वो 48% है, और जो फीमेल है वो कितना है? 2/3 के बराबर है। किसके? पुरुषों के। तो मैंने मेल को लिख लिया M और फीमेल को लिख लिया F। तो वो कह रहे हैं कि मेल का 48%, परसेंट हटाओगे 100 से भाग करोगे, फीमेल के 2/3 के बराबर है। देखो यहां बोला गया है 2/3 के बराबर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है जो फीमेल है उनकी 2/3 के बराबर है। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें यहां से मिलेगा क्या सॉरी, यहां से हमें मिल जाएगा मेल और फीमेल का रेशियो। कैसे? यहां से देखो, सॉरी, यहां से किससे काटोगे आप? 4 से काटोगे, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 आ जाएगा। 4 से काटोगे 25 आ जाएगा, ठीक है? यहां 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है? अब देखो यहां मेल से फीमेल का रेशियो, ये मेल अपॉन फीमेल बराबर, ये 25 ऊपर जाएगा तो केवल 25 रहेगा, नीचे 6 और 3 का गुणा होगा, ये 6 और 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 6 तिया 18। अगर कोई कंपनी है उसमें अगर मेल 25 है तो फीमेल कितनी होंगी उसमें? 18। ये आपने जो क्वेश्चन का डाटा दिया था उससे आपने रेशियो फाइंड कर लिया। तो यहां पर क्या पूछा गया है कि जो कारखाने में पुरुषों की संख्या का, यानी मेल से फीमेल की संख्या का जो रेशियो है वो आपको बताना है। तो मेल और फीमेल का रेशियो है क्या? 25:18। क्या इस बात को फाइंड करने में क्या आपको 1% का डाउट है? आपका ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर। यहां जल्दबाजी में सी को नहीं करना है, क्योंकि ये फीमेल से मेल का दिया है और आपसे पूछा मेल से फीमेल का गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। एग्जामिनर बहुत अच्छे से आपको उलझाने की कोशिश करेगा, सिली मिस्टेक करवाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट डालता है जिससे हर एक स्टूडेंट से सिली मिस्टेक होने के 99% चांस होते हैं, लेकिन मैं उन छोटे छोटे पॉइंटों को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं जो हमसे पढ़ रहे हैं वो सिली मिस्टेक से बहुत अच्छे से बच सके, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर। कर लोगे? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35%, ठीक है, प्लस 1800 का 27% बराबर किसके है? 1020 प्लस पी के। तो आपको पी की वैल्यू फाइंड करना है। क्या इसको फाइंड करने में आपको डाउट रहेगा? क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? अगर सॉल्व कर सकते हो तो तुरंत का तुरंत इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो। कैसे करना है उसको भी देखते जाओ साथ में। 400 का 25% कितना हो जाएगा आपका? 100। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 प्लस 1260 और 35% का मतलब क्या होगा? 7/20। कितना होता है? 7/20। ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। अगर आप यहां निकालने के लिए बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। प्लस 1800 का 27%, 27% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जल्दी फाइंड नहीं कर पाओगे तो 100 से सीधा डिवाइड कर लो, बराबर क्या हो जाएगा? 1020 प्लस पी। आगे अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो क्या निकलेगा आंसर। यहाँ 4 से 400 को डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ 10 से 10 कैंसिल। यहाँ पर देखो 2 से इसको डिवाइड करोगे 6
63 आ जाएगा। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आगे देखो ये बचा आपका 100, यहाँ 7 या 21 और 7 42, 42 और 2 44 यानी 441 प्लस भैया 63 का 7 में गुणा कर लिया। फिर कोई परेशान रहे कि सर 441 कहां से लिख दिया, यहाँ तो 63 और 7 था। भाई 63 और 7 का डायरेक्ट गुणा करके लिख दिया। इतना टाइम नहीं कि आप हर एक स्टेप में ये प्रॉपर तरीके से लिखो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करो, इतना तो टाइम है ही नहीं। और मैं तो आपसे कहता ये टाइम भी नहीं है। जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लोगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो आपको मैं लिख के बता रहा हूं इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम हॉल में ऐसे ही करना है कि आपको जब ये लिखना ना पड़े। और लिखना कब नहीं पड़ेगा, जब आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस में आ जाएंगी। तो आपकी माइंड की जो क्षमता है, जो कैलकुलेशन करने की जो क्षमता है, जो टेक्निक है, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जब सारी चीजें बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगी तो फिर आप हर एक चीज को बिना लिखे, विदाउट पेन, विदाउट पेपर से सॉल्व करोगे। ठीक है, लेकिन अभी पेशेंस रखो, सीखना है, अच्छे से सीख लो, फिर प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छे से परफेक्ट बन जाओ। ठीक है, 18 सत्ते 126, 6 12, 18 दूनी 36, 36 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 48 बराबर क्या हो जाएगा? 1020 प्लस पी। अब देखो यहां पर 441 और 400 कितना है? 86 प्लस 100 तो 6 और 1 7, 8 4 12 2 1, 4 4 8 9 और 1 10, 1027 बराबर 1020 प्लस पी। जो इस तरफ आएगा तो 1027 से 1020 जाएगा यानी 7 बचेगा बराबर पी। यानी पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी? 7। लेकिन यहाँ ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, एक लॉजिक डाल दिया एग्जामिनर ने। क्या 7 0 और 5 के बीच में आता है? नहीं आता है। क्या 7 11 और 15 के बीच में आता है? नहीं आता है। 7 16 और 20 के बीच में भी नहीं आता है। 7 आता है ऑप्शन नंबर ए, 6 और 10 के बीच। तो यहाँ पर ये नहीं देखना है कि हमारा 7 ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन गलत है, आप उसको टिक ही ना करो। तो यहाँ लॉजिक लगा लेना है कि 7 हमारा 6 और 10 के बीच में आता है। ये नए पैटर्न है अब एक एग्जामिनर के, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब सारे सीख जाओगे तो एक एग्जामिनर चेंजेस कहां पे करेगा? वो लैंग्वेज में चेंज करेगा, आपको लैंग्वेज को घुमा के देगा जिससे आप उस लैंग्वेज को समझ ना पाओ। लेकिन आप तो हमसे पढ़ रहे हो, आपको वो सारी लैंग्वेज प्रैक्टिस करवाई जाएंगी जिस पर एक एग्जामिनर सोच सकता है, जिस लैंग्वेज को एक एग्जामिनर अपने माइंड में ला सकता है। उस कॉन्सेप्ट को, उस लैंग्वेज को हम बहुत अच्छे से क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम किसी लॉजिक, किसी कॉन्सेप्ट में फंस ही नहीं पाएंगे। एग्जामिनर कुछ भी सोचे, हम उसकी सोच से बहुत आगे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। फिर हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होगी कि पेपर कठिन आया है, पेपर के लिए हमें टाइम नहीं मिला, पेपर में हमें जो आ रहा था वो हम कर नहीं पाए। ये सारे जो हमारे पास बहाने होते हैं वो पूरी तरीके से निगलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर चांस क्या बनता है, हमारी तैयारी नहीं होती है तो हम फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म भरने के बाद कंडीशन बनती क्या है कि हम एग्जाम देने ही नहीं आते हैं। घर वालों को बताते हैं कि हमें वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं या हमारा सेंटर दूर चला गया, हमारे साथ कोई है नहीं। तो इन चीजों से बचने के लिए आप कल के दिन ये अपने अंदर डाउट ना रखो कि हम सेंटर पर नहीं जा पाए, हमारा सेंटर दूर था। भाई जब तैयारी आपकी 100% होगी तो आप खुद में इतने मोटिवेट रहोगे, खुद में इतना अच्छा कॉन्फिडेंट होगा कि मैं अकेले ही एग्जाम पर सेंटर पर जा सकता हूं, अकेले ही एग्जाम दे सकता हूं। तो उन चीजों को तभी आप नेग्लेक्ट कर पाओगे, तभी उन बहानों से आप लोग बचोगे जब मेहनत से पढ़ते रहोगे। ठीक है, आगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दो संख्याएं हैं ए और बी, इस प्रकार है कि ए के 8%, बी के 5% का योग ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5 है। तो ए और बी का आपको रेशियो फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस एग्जामिनर आपसे मजाक तौर पर क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। उसने इतना सिंपल डाटा दिया है कि आप देखते ही सॉल्व करोगे। उसने कहा है 2 नंबर है ए और बी, क्या है? 2 नंबर है ए और बी, और ए और बी में उसने एक रिलेशन दिया है कि आप ए का 8% निकालो, फिर बी का 5% निकालो और इनको जोड़ दो, तो हमने प्लस लगा दिया। फिर उसने कहा है कि आप ए का कितना निकालो? 12%, तो मैंने फिर ए का निकाला 12%, और फिर उसने कहा है कि ए बी का निकालो 10%, तो मैंने बी का निकाला 10%। फिर उसने कहा है कि इनको भी जोड़ दो,
तो उसने कहा है जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इनमें जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ये आपका 3/5 के बराबर होगा। 3 ए का 8% प्लस बी के 5% का जो योगफल है वो ए के 12% प्लस बी के 10% के योगफल के 3/5 के बराबर होगा। ये उसने लाइन बोली है, ये लाइन उसने बोली है, मैंने मन से नहीं लिखी है। तो आपसे पूछा है यहां से ए और बी का रेशियो निकालिए, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे इस बात को समझ लो। एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करोगे, यहां ध्यान से देखो, यहां परसेंटेज है, यहां परसेंटेज है, इस साइड आओगे तो यहां परसेंटेज है और यहां परसेंटेज है। अगर आप दोनों साइड से परसेंटेज कॉमन लोगे तो आप यहां पर देखोगे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यानी ये बचेगा आपका 8 है, ये बचेगा आपका 5 भी, ठीक है, बराबर यहां से बचेगा क्या 12 है, ठीक है, क्या बचेगा 12 है, प्लस यहां से बचेगा 10 बी और यहां पर हो जाएगा आपका 3/5। समझ में आ गया परसेंटेज कहां चला गया, परसेंटेज से परसेंटेज कॉमन लेकर के काट दिया है अपन ने, ठीक है। आगे देखो सॉल्व कैसे करना है, यहां इस 5 का गुणा इन दोनों में होना है, 5 का गुणा 8 में होगा 40 ए। अब देखो यहां से 3 का गुणा यहां भी होना है तो 12 36 है। अब ए वाले नंबर को एक साइड लाओ, बी वाले नंबर को एक साइड ले जाओ, तो ये 36 ए इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में करने की कोशिश मत करना, अपन यहीं से करेंगे। इस 5 का गुणा बी में होगा तो 25 बी, इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का होगा, लेकिन 10 बी 30 बी पहले आएगा और इस तरफ का जो 25 बी है इस तरफ आएगा तो माइनस का 25 बी हो जाएगा। बात क्लियर है। यहां क्या बचेगा अपना 4a और यहां पर क्या बचेगा आपका 5b। हमें a से b का रेशियो चाहिए तो क्या निकलेगा 5/4, यानी ऑप्शन नंबर 5:4, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जल्दबाजी में चौथा ऑप्शन टिक नहीं करना है। मैं हर एक ऑप्शन में जहां पर इस तरीके के लॉजिक दिए गए हैं मैं उसको तुरंत के तुरंत बताने की कोशिश करता हूं कि गलती यहां हो सकती है। आपको 4:5 नहीं लगाना है, 5:4 लगाना है। और यहां पर भी ध्यान देना है कि a:b पूछा गया है या b:a। यहां पर वो दे सकता है आपसे कि b:a बताइए, तो फिर आप रेशियो बताते हो ऑप्शन नंबर 4, लेकिन अभी तो उसने पूछा है a और b का अनुपात। इन चीजों पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में गलती होती है। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि ये गलती हो ही नहीं सकती हमसे, लेकिन जब एग्जाम में होते हो आप, आपके माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तब ऐसी गलती होने के 99% चांस होते हैं और 100% गलती करके आते हो आप, और वहां आप उसका नंबर ऐड कर लेते हो, और जब आंसर की आती है या फाइनल कट ऑफ आती है तो आप 2-4 नंबर से पीछे रहते हो। यही मिस्टेक आप लोगों को सुधारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हमारा की जो मासिक इनकम है, मंथली इनकम, वो 80,200 है। यदि उसकी आय में 11% की कमी हो जाती है तो उसकी नई मासिक इनकम क्या होगी। एक बात बताइए, एक बात आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे मैं एक महीने में 100 रुपए का, मान लीजिए मैं एक महीने में 10,000 रुपए कमा रहा हूं, कितने कमा रहा हूं 10,000 रुपए कमा रहा हूं, तो ये हमारी जो इनकम है वो अपने आप में 100% है कि नहीं। क्या आप ये बात हमारी से सहमत हो कि नहीं कि हम जितना भी कमा रहे हैं वो अपने आप में 100% है। अगर हम 400 रुपए भी कमा रहे हैं तो ये अपने आप में कितना है 100% है। इसको मैंने लास्ट मैराथन में भी एक्सप्लेन किया था। अगर मैं यहां पर 5 रुपए कमा रहा हूं तो ये भी अपने आप में 100% है। कितना है 100% है, यानी जो भी मैं कमाऊंगा वो अपने आप में कितना होगा 100%। अगर मैं अपने आप में x रुपए कमा रहा हूं तो ये अपने आप में कितना है 100% है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अपनी इनकम को 11% कम कर देता हूं तो फाइनली इनकम क्या होगी, तो ध्यान से समझो, मैं x तो कमा रहा था, x कमा रहा था, लेकिन मेरी जो इनकम है, मेरी इनकम कितनी है x, इससे 11% कम हो गई। तो अब हमारी जो फाइनल इनकम बचेगी वो क्या बचेगी, तो आप बोलोगे सर यहां से x कॉमन आ जाएगा तो यहां 1 बचेगा, माइनस क्या हो जाएगा 11%। यहां पर आप देखोगे x 1 को आप लिख सकते हो 100%, कहां से लिख सकते हो कॉन्सेप्ट से, पहले सेशन में मैंने सिखाया है। यहां पर आप देखोगे x 100% से 11% जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 99%, सॉरी 89%, मिस्टेक नहीं करना है,
कितना बचेगा 89%। यानी जो आप कमा रहे थे, अब आपकी इनकम में 11% की कमी होने के बाद उसी इनकम का आप 89% निकाल लोगे तो क्या निकलेगा, आपकी जो नई इनकम होगी वो निकल के आ जाएगी। तो मैंने जो आपको छोटी सी हिंट देने की कोशिश की है कि आप इस हिंट को समझ पाए। क्या हिंट है कि जब भी, जैसे अगर हम आपसे बोले कि हमारी इनकम 20% कम हो जाती है और हम अभी 22 रुपए कमा रहे, तो नई इनकम कैसे निकालोगे, आप 22 का कितना निकालोगे, 20% ना निकाल करके आप कितना निकालोगे 80%, क्योंकि आप जो कमा रहे हो वो 100% है और उसमें जितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी उसको कम और ज्यादा करके उसका परसेंटेज निकाल लेंगे जो मेन इनकम है। तो हमारे सामने जो चेंजेस होता है इनकम में वो निकल के आ जाता है। क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए हो? देखो, मैराथन क्लासेस पढ़ना यानी कि अपने आप को बेसिक से कंप्लीट करके रखना। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, मैंने जो छोटे छोटे सेशनों में आपको पढ़ाया है, अगर वो आपने परफेक्ट तरीके से पढ़ा है, प्रैक्टिस को किया है, रिवीजन को किया है, तो ये आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा, हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, 1% का डाउट कहीं पर आ नहीं रहा होगा। लेकिन अगर आपने बेसिक ही नहीं पढ़ा है, मैंने मैराथन क्लासेस में भी जो आपको पढ़ाया अगर आपने उसको भी नहीं पढ़ा है, तो फिर आप समझ सकते हो कि कैसे आपका काम चलेगा और आपको कैसे समझ में आएगा। और मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आप किस माइंड से कह रहे हो कि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करेंगे। अगर आपने ठाना है कि हमें कंपटीशन के थ्रू परफेक्ट बनना है, अपनी लाइफ को सफल बनाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। पूरे सेशन में आप पढ़ोगे तो आपको एक ही बात समझ में आएगी कि मेहनत से ही डिपेंड है हमारा सिलेक्शन, मेहनत से ही डिपेंडेंट है हमारा सिलेक्शन। जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे से हमें अचीवमेंट मिलेगी, जितनी लापरवाही करेंगे हम अपनी मेहनत में उतना कम चांसेस है कि हमें कोई अचीवमेंट मिल जाए। ठीक है, तो देखो अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि उसकी जो इनकम है वो 11% कम हो गई और उसकी इनकम थी कितनी, 80,200। तो वो कह रहा है कि अब जो नई इनकम है वो कितनी होगी, तो हमारी जो मेन इनकम है 80,200, इसका कितना परसेंट बचेगी, वो 11% कम होने के बाद 89%। 89% का परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर एक चीज को और देखना है, एक चीज को क्या देखना है, यहाँ देखो, यहाँ इकाई पर 2 है और यहाँ इकाई पर 9 है, तो क्या 802 में हम 89 का गुणा करेंगे तो क्या कभी जीरो आ सकता है, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यानी 3 ऑप्शन एलिमिनेट, तो चौथा ऑप्शन क्लियर। दूसरा यहाँ पर 89 का गुणा 2 में करोगे, 89 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 188, यानी इकाई के अंक पर कितना आना चाहिए हमारा 8। तो इस तरीके से भी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर। यानी यहाँ एग्जामिनर आपसे क्या नहीं करवाना चाहता, कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता। एग्जामिनर ने इस थिंकिंग के साथ इस क्वेश्चन को क्रिएट किया है कि आप लोग ऑप्शन को भी देखो, आप लोग अपने अंदाजी में मस्त मत रहो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आप लोगों का ध्यान हर एक तरफ होना चाहिए, यही तो वो सिखाना चाहता है कि आप जिस पोजीशन पर जाना चाहते हो, जिस पोस्ट पर आप जाना चाहते हो, उस पोस्ट पर आपको पूरी तरीके से क्या होना है, सचेत होना है। ऐसा ना हो कि आपका कोई और फायदा उठा ले, जैसे आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए और आपका कोई दूसरा यूज कर ले जाए, तो आप उस पोस्ट तक पहुंचने तक आप वो बहुत सारी चीजों को सीख जाओगे। कहां से, ऐसी पढ़ाई करके, मैथ को पढ़ के। इसमें भी छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती है, कहां पर आपको एग्जामिनर घुमाने की कोशिश कर रहा है, उन लॉजिकों को समझ करके, एक एग्जामिनर के माइंड को रीड करके आप वो टेक्निक सीखना चाहते हो कि आप जिस पोस्ट पर जाना चाहते हो उस पोस्ट के लिए आपको किस तरीके से रहना है। ठीक है, आपको उस पोस्ट की रिस्पेक्ट किस तरीके से करनी है, वो सब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो इस लाइन में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि हमें अपने प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल होना है। ठीक है, बात क्लियर है। तो देखो एक लाइन में आपका आंसर निकल आया है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बोला गया है, एक्स माइनस बाई बराबर, एक्स माइनस बाई का 60% बराबर है एक्स प्लस बाई का 45%। तो बाई बराबर एक्स का के परसेंट, तो के का मान, के का 21% आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा आपको घबराया गया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जैसे उसने कहा है एक्स माइनस बाई का 60% बराबर एक्स प्लस
y का 45%। इसको आप लोग सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, देखो 15 चौके 60 और 15 तिया 45, 4 से अंदर गुणा होगा 4x, यहाँ देखो 3 से गुणा होगा 3x, 3x इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे। यहाँ 4x माइनस 4y माइनस के है और यहाँ 3y, तो 4y जो इस तरफ के इस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 7y। आपको x की वैल्यू मिल गई कितनी, 7y। लेकिन यहाँ तो बोला गया है कि जो y की वैल्यू है, अब यहाँ देखो y की जो वैल्यू है वो x के परसेंट के बराबर है। किसके बराबर है, x के परसेंट के बराबर है। और यहाँ पर x की वैल्यू तो 7y है, यहाँ पर x की वैल्यू को रखोगे तो आपको 7y का k परसेंट, यहाँ से y कैंसिल, अगर यहाँ से k परसेंट की वैल्यू निकालोगे तो आपको कितनी मिल जाएगी, 1/7। और आपको निकालना है k का 21%। k का 21% का मतलब क्या है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, k परसेंट ऑफ 21, और k परसेंट की वैल्यू तो है 1/7, तो यहाँ पर 1/7 गुणे 21 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। k का 21% निकालोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को सेट करते हुए उसने एक क्वेश्चन को क्रिएट किया है। लेकिन छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आप उसको सेकेंडों में फाइंड कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक संख्या में 57% की वृद्धि करने पर वो 942 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर भी एक लॉजिक समझिए। जैसे अगर कोई संख्या है, अगर कोई नंबर है, तो कोई नंबर अपने आप में कितना होता है, 100%। जैसे मैंने कहा है एक अपने आप में 100% है, 2 अपने आप में 100% है, 3 अपने आप में 100% है। आप कोई भी नंबर सोच लो, x अपने आप में 100% है, कोई भी संख्या हो वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। बात क्लियर है। तो जैसे मैंने कहा है कि मेरे पास एक नंबर है n, मेरे पास एक नंबर है n, तो ये नंबर क्या होगा अपने आप में 100%। और इस नंबर में, इस n में अगर हम 20% की वृद्धि करना चाहते हैं तो लॉजिक क्या बनेगा, जो हमारा फाइनल नंबर होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर नंबर जितना है वो तो रहेगा, फिर उसका नंबर का 20% भी ऐड करना है अपन को उसमें, क्योंकि तभी तो उस नंबर में 20% की वृद्धि होगी। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से n कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 को लिख सकते हो आप 100% और प्लस यहाँ बचेगा 20%, यानी उस नंबर को आपको n का कितना निकालना पड़ेगा, 120%। यानी जो नंबर आपका है, अगर उस नंबर में 20% की वृद्धि हो रही तो आप फाइनल नंबर क्या बचेगा, उसको निकालने के लिए आप उस नंबर का 120% निकालोगे। अगर नंबर में 20% की कमी होती, अगर नंबर में 20% की कमी होती तो आप उस नंबर का कितना निकालते, 80%। क्या मेरी इस बात को आप लोग समझ पाए, क्या इस लॉजिक को आप लोग समझ पाए, ये कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। अगर इसका पूरा डिटेल पढ़ना है तो जो छोटे छोटे सेशन से मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं, उन सेशनों को देखिएगा बहुत अच्छे से। मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर के नाम से एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था और पूरा सेशन ही मैंने उसी से लिया था कि आपको हर एक तरीके से समझ में आ जाए। 4 से 5 कॉन्सेप्ट से मैंने उस लॉजिक को समझाने की कोशिश की थी और विथ एग्जाम्पल से ली थी, फिर उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज आप क्वेश्चन में कीजिए। उसने क्या कहा है कि एक संख्या है, मैंने वो संख्या मान ली n, और संख्या में वृद्धि हुई है 57% की, तो वो नंबर कितना हो जाएगा, 157%। क्या आप इस बात को समझ पाए। इसकी ही वैल्यू उसने 942 दी है। कितनी दी है, 942। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वो नंबर, और नंबर निकालने के लिए आप इसको सॉल्व करोगे तो n% हटाओगे तो 197 बटे कितना हो जाएगा, 100 बराबर क्या हो जाएगा, 942। ठीक है, यहां से देखोगे, यहां से आप लोग देखोगे, यहाँ 15 छक्के 90 और 7 छक्के 42, यानी इससे अगर इस नंबर को काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और 100 का गुणा यहाँ होगा तो नंबर कितना आ जाएगा हमारे सामने, 600। कितना आ जाएगा, 600। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की लैंग्वेज छोटी है लेकिन लॉजिक बहुत अच्छा है, लॉजिक बहुत अच्छा है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखो यहां पर आपको कैलकुलेशन में मजा आएगा। कैलकुलेशन को कैसे करना है इस बात को आप लोग समझना ध्यान से। क्या बोला गया है
कि एक नंबर 1894 है, इसका 74%, उसी संख्या माने 1894 की 39% से कितने प्रतिशत अधिक है। हमने इस नंबर को भूल गए, हम इस नंबर को भूल गए, हमें बताया गया कि नंबर n है, हमने मान लिया नंबर n है, और इस नंबर का हमने निकाला कितना 74%, ठीक है, और उसी नंबर का 39%, और इसका ले लिया हमने रेशियो सेम n का 39%। तो हमारा जो संख्या है उसमें जो क्या हो रही है 74% और 39% निकाल रही है, तो हमारे दोनों नंबर क्या निकल सकते हैं, दोनों नंबर का रेशियो निकल सकता है, बिल्कुल। यहां देखो n से n कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब यहां देखो ये नंबर कट रहा है क्या, किसी से ये नंबर कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ये 74 आ गया रेशियो 39, कितना आ गया 74 रेशियो 39। तो उसने क्या कहा कि नंबर का 74% उसी संख्या के 39 से कितना अधिक है। अब 39 से है कितना अधिक 35, कितना अधिक है 35, 74 से 39 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 35, यानी कंपैरिजन किससे की गई है 39 से, कितना ज्यादा है 35, इसका परसेंटेज निकालना है 100% से गुणा कर लो और इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, अगर ऊपर 35 है और नीचे भी 35 रहता तो 100% आता आंसर, का नहीं आता। लेकिन यहां पर आप लोग देखोगे ध्यान से, ये कितना कम है, डिफरेंस कितना का है 4 का, 35 और 39 में अंतर कितने का है 4 का, 4 का है कि नहीं। आप ध्यान से देखो, अगर हमें 39 का अगर यहां से हम 10% निकालते तो वो कितना निकलता 3.9, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 3.9 का मतलब क्या होता है 4, यानी लगभग ये आपका 10% कम है, यानी 100 से 10% कम कितना होगा 90। क्या 90 के नजदीक कोई ऑप्शन है, बिल्कुल देखो यहां से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन 76 एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट और ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि यहां पर हमने देख लिया है, यहां पर हमने देख लिया कि 35-39 से लगभग 10% कम है, कितना है 10% कम है। अगर नीचे 35 और ऊपर 35 होता तो दोनों नंबर 100%, कितना निकलता 100%। लेकिन हमें ये निकालना था कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर यानी 35-39 के कितने परसेंट के बराबर है। तो हमने एक तो तरीका था कि हम इसको कैलकुलेट कर लेते, डिवाइड कर लेते, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा जा रहा था। मुझे यहाँ पर डायरेक्ट दिखा कि इस वाले नंबर और इस वाले नंबर में डिफरेंस 4 का है, 4%, 4 मतलब कितना निकाला जाए, तो मैंने 39 का 10% निकाला 39 माने 0, 39 में हम कितना जोड़ दें कि वो 4 बन जाए, तो आप यहाँ पर जो देखोगे 0.01 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा 4, यानी बहुत कम नंबर जोड़ना पड़ेगा, लगभग हम 10% कम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 90% आंसर होना चाहिए था अगर हमारा पूरा 4% आता, लेकिन ये 3.9 है, तो यानी 90 से थोड़ा ही कम, केवल एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता करेक्ट आंसर। आप लोग समझना, पेशेंस से समझना इस चीज को, जिसको समझ में नहीं आई होगी ये कैलकुलेशन वो इसको 1 से 2 बार और देखने की कोशिश करना, लेकिन करना ऐसे ही है। आप इस कैलकुलेशन से बच नहीं सकते हो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये अप्रोच आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि ए का 91% बी के 39% है, यानी ए का 91% अगर आप निकालते हो तो ये बी के 39% के बराबर है, ये क्वेश्चन ने बोला है। अगर मैं आपसे पूछूं यहां से ए और बी का रेशियो निकालो तो आप कहोगे परसेंट से परसेंट कैंसिल, 13-7 91 और 13 39, ए से बी का जो अनुपात निकलेगा वो क्या निकल के आ जाएगा यहां से 3/7। हमसे पूछा क्या गया है, बी जो है वो ए के x% के बराबर है, ए के x% के बराबर है, ऐसा एक क्वेश्चन अपना हो भी चुका है। तो हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो यहां पर अगर हम देखेंगे चाहे a की वैल्यू रख दो चाहे b की वैल्यू, अगर हम a की वैल्यू रखेंगे तो ये b आपका कहां चला जाएगा
बी आपका यहां पर आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर ए की वैल्यू हो जाएगी 3b/7 गुणे x% का मतलब x/100। बी से बी कैंसिल, ये 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा और 100 से गुणा होगा ऊपर, तो ऊपर 700 बराबर क्या हो जाएगा x। तो x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 700/3, क्या ऑप्शन है, कितना आ जाएगा 700/3, सही है ना। बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हमें लग रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कहना कैसे था वो हमें समझ में आ जाए, किसी भी ऑप्शन को आप कर लो 700/3। यहां पर क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, आपको मैंने करना बता दिया कैसे करना था। ए का 91% और बी का 39%, आप दोनों निकालोगे 13×7 91, 13×3 39, ठीक है। यहां से ए की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई 3/7 बी, और यहां पर बोला गया कि जो बी की वैल्यू है वो ए के x% के बराबर है, यहां पर आपने ए की वैल्यू रखी 3/7, बी से बी कैंसिल, 7 ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, और ये 100 से भी ऊपर गुणा होगा तो 700/3, यानी हमारा आंसर आना था 700/3। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसी ऑप्शन को कर लो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, 700/3 हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू, ठीक है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक में सिली मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि टाइपिंग करने वाला दूसरा है, और मेन चीज क्या बताए, आप कंटिन्यू तरीके से डिस्प्ले पर देखोगे तो कहीं ना कहीं छोटी सिली मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, क्योंकि वो उस टाइम ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जो टाइपिस्ट है अपना, वो पूरी कोशिश करता है कि अच्छे से हर एक चीज को टाइप करे, मिस्टेक हो ही ना, वो बार बार चेक भी करता है, लेकिन क्या होती है छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। वो भी आप जैसे ही तैयारी कर रहा है, ठीक है, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो इसी तरीके से वो मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ रहा है, और ऑफलाइन पढ़ने के साथ साथ बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहा है, और आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि वो एक लड़की है, वो इस मेहनत को इतनी अच्छे से कर रही है कि वो पढ़ने के साथ साथ पूरे कंटेंट को, जो मैं उसको दे रहा हूं कि आपको इस कंटेंट को टाइप करना है, वो पूरे कंटेंट को बेहतर तरीके से टाइप करती है और पूरी मेहनत के साथ पढ़ भी रही है। और आप लोग देखना, एक दिन वो हमारे साथ इसी मंच पर होगी, इसी प्लेटफॉर्म पर होगी, और वो आप लोगों से बोलेगी कि मैंने मेहनत की कंटिन्यू, और आपने जो पढ़ाया मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। बहुत जल्दी वो सक्सेस होने वाली है, और वो पूरी तरीके से मेहनत कर रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो लड़कियां पढ़ रही हैं, हमसे जो लड़कियां पढ़ रही हैं, अगर वो ये डाउट रखे कि मुझे बहुत सारे काम हैं और उन काम की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूं, तो ऐसा नहीं, आप टाइम को निकाल सकते हो, बस बशर्ते यही है कि आपका पढ़ने का मन हो, आप उस टाइम को निकालने में खुद को कैपेबल बनाओ, आप खुद में इतनी क्षमता रखो कि आप उस टाइम को निकाल सको, तो आप टाइम को निकाल सकते हो, अच्छे से पढ़ भी सकते हो, और एक्स्ट्रा टाइम में अपना एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हो, क्योंकि ये टाइप 100 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाना मतलब 12 से 18 घंटे का टाइम देना, 12 से 18 घंटे का टाइम देना। 100 क्वेश्चन को कंपाइल करने में 12 से 18 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि हर एक ऑप्शन को चेक करना, वेरीफाई करना किस एग्जाम्स में आया है, सारी चीजों को देखना, कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से टाइप आ रहे हैं, इतना एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा माइंड लगता है। यानी आप कह सकते हो कि कंटेंट बनाना बहुत तगड़ा काम है, ठीक है। और जो इस कंटेंट को टाइप कर रहा है वो अच्छे से हर एक लैंग्वेज को समझ रहा है, तो मेहनत हर कोई कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन आपसे जितना हो रहा है आप उतनी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि टारगेट भी आपके खुद के हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है कि जो फरीदा सामाजिक क्षेत्र में एक फरीदा नाम का लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती, कोई भी हो, एक नाम है फरीदा, ठीक है, समझना। उसने कहा है कि सामाजिक क्षेत्र में एक नौकरी करती है, सोशल वर्क के तौर पर एक क्या करती है, जॉब करती है, जिसकी मंथली इनकम, मासिक वेतन, उसकी पिछली नौकरी जो सोशल वर्क जो था जिसमें जॉब कर रही थी, उससे पहले वो किसी और में नौकरी करती थी, उसमें उसकी जो वेतन थी वो 28% कम थी। यानी सोशल वर्क में उसकी जो इनकम है वो 28% ज्यादा, और पहले उसकी इनकम 28% कम थी। यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में जो फरीदा है उसका मासिक वेतन कितना है, 27,000, कितना है 27,000, तो पिछली नौकरी में उसका जो मासिक वेतन था वो कितना था, ये फाइंड करना है आपको। यहां ध्यान से देखो,
उसने बोला जी है कि जो सामाजिक क्षेत्र में एक नौकरी करने लगी जिसका मासिक वेतन उसकी पिछली वेतन से 28% कम है सॉरी, कितना है? 28% कम। अगर वो पहले 100% वेतन कमा रही थी तो अब वो कितनी अपनी वेतन का, जो उसकी वेतन का वो 100% कमा रही थी, अब उस वेतन में कितने की कमी हो गई? सोशल बैंक में जो काम कर रही है उसमें 28% की कमी हो गई। यानी अब उसकी वेतन क्या होगी? उसकी वेतन होगी पिछली वेतन का पिछली वेतन से 28% कम। 100 से 28% कम कितना हो जाएगा? 72%। कितना हो जाएगा? 72%। और इसी की वैल्यू उसने 27,000 रुपए दी है। कितनी दी है? 27,000। क्योंकि जो फरीदा है वो मासिक वेतन कितनी मिल रही? सामाजिक क्षेत्र में 28% कम, यानी अब उसकी वेतन मिल रही 72%। आप इसको जब सॉल्व करोगे उसको, तो पिछली नौकरी में उसका वेतन क्या था? तो वो 100% होगा। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? यहां से देखो, क्या ये 9 से जा रहा? 9 8 72, 9 दिया 27, ठीक है, कितना हो जाएगा? 3,000। यहां से देखो, ये 2 से जाएगा 4%, ठीक है, ये 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1500। हमें 4 को 100 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे हम? 25 से, क्योंकि कोई वेतन कितनी होगी पहले की? 100%। 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 0 0, 25 पंचे 125, 12, 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37। यानी पहले उसकी वेतन कितनी थी? 37,500। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगर वो सोशल बैंक में काम करके 27,000 कमा रही है तो पहले उसकी जो वेतन थी वो 37,500 थी। कितनी थी? 37,500 थी। यानी पहले की वेतन से अब जो वेतन है वो कितनी कम हो गई? 28% कम हो गई। बात क्लियर है? तो किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे, आप उसको चुटकियों में सॉल्व करके आओगे अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 160 छात्र हैं, यानी एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स कितने हैं? 160। उसमें से 70 लड़कियां हैं। क्या है? 70 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है? एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 160। कंपैरिजन तो अपन टोटल स्टूडेंट से ही करेंगे। लड़कियां हैं कितनी? 70। अगर हम इसका परसेंटेज निकाल देंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100% से। ऐसे क्वेश्चन में क्या कोई कठिनाई होती है? बिल्कुल नहीं होती है। 700% को आपको 16 से डिवाइड करना है। 16 चौके 64, 6 60 हो जाएगा। 16 तिया 48, लगभग 43। देखो 43 एक ही ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, केवल ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे सॉल्व करना ही नहीं है। हम क्यों करें आगे सॉल्व जब हमारे आंसर ही बिना सॉल्व करे निकल रहे हैं? ठीक है, हम टाइम को क्यों खराब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है और 1100 रुपए बचाता है। ध्यान से सुनो, अगर हमें अपनी इनकम निकालना है, इनकम कॉन्सेप्ट समझो। इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये होता है कि नहीं होता है? अगर हम बात करेंगे हिंदी में समझने की, इनकम का मतलब होता है आय। हमें निकालना है तो हमें खर्च का पता होना चाहिए और हम कितना बचा रहे ये भी पता होना चाहिए। यानी अगर हमें बचत निकालनी, सॉरी आय निकालनी है तो खर्च प्लस बचत कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम निकल आएगी। उसने क्या कहा है कि वो 78% खर्च कर देता है। अगर उसकी इनकम 100% है, यानी 100 रुपए है, वो 78 खर्च कर देता है, 100 का 78% 78 आ जाएगा, तो बचाता कितना होगा आप समझ सकते हो? कितना? 22%। कितना बचाएगा? 22। और वो कह रहा बचा तो वो रहा है कितना? 1100 रुपए। अगर हम यहां से 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपए। हमें निकालना कितना है? उसकी मासिक वेतन। मासिक वेतन तो 100 यूनिट होगी, तो 100, 2 को 100 बनाने के लिए 50 से गुणा, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 से गुणा करेंगे तो 5000। यानी पहले उसकी जो वेतन थी, जो उसकी वेतन थी वो 5,000 रुपए थी। यानी 5,000 अगर उसकी वेतन होगी तो वो 78% खर्च करेगा तो 1100 रुपए बचा लेगा। बात समझना, अगर वो 5,000 रुपए कमाएगा और 5,000 पे 78% खर्च कर देगा तब भी उसके पास कितने रुपए बचेंगे? 1100 रुपए। कितने बचेंगे? 1100 रुपए। क्या समझ में आया आपको? क्या पूरी क्लियरिटी हो गई? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि ए का 60%, ए का कितना 60%, फिर इसका 35% बराबर बी के 75% के 25% के कैसे हैं, बराबर है। इसको सॉल्व कर लो तो आपको ए से बी का अनुपात निकालना है। यहां देखो, यहां देखो सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, यहां से 1% से 1% कैंसिल, 1% से 1% कैंसिल, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहां देखो 15 पंचे 75 और 15 चौके 60, 5 सत्ते 35 और 5 पच्चे 25, ठीक है। और तो कुछ कट नहीं रहा, तो ये 7 चौके 28, ए गुणे 28 और इस तरफ क्या आ जाएगा बी गुणे 25। ए से बी का अनुपात हमें क्या मिल जाएगा 25/28, कितना मिल जाएगा 25/28। क्या ऑप्शन है 25/28, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा डी ऑप्शन रॉन्ग है, 28/25 नहीं 25/28। क्लियर है बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। अगर हम पी का वेतन निकालना चाहते तो क्यू के वेतन का आपको 30% यानी 3/10 निकालना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि क्यू का वेतन, क्यू का जो वेतन है वो आर के वेतन का, अगर हमें क्यू का वेतन निकालना है तो वो आर के वेतन का 20% यानी कि 1/5 है। अगर हम यहां पर देखेंगे पी और क्यू का वेतन का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 3/10, और यहां से अगर हम क्यू और आर के वेतन की बात करेंगे तो वो आ जाएगा 1/5। बात क्लियर है। हमसे क्या पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा, हमसे पूछा गया है कि जो आर के वेतन का कितना प्रतिशत पी का वेतन है, यानी आर और पी के वेतन में रिलेशन उन्होंने पूछा है। सबसे पहले तो हमें यहां पर एक चीज देखना है कि यहाँ क्यू है और यहां पर भी क्यू है, यहाँ क्यू की वैल्यू 10 यूनिट है और यहाँ क्यू की वैल्यू 1 यूनिट है। एक बात आप लोग बताइए, क्या सेम कंडीशन में एक पर्सन 2 इनकम कमा सकता है? नहीं कमा पाएगा। तो हमें इस क्यू की वैल्यू को एक जैसा बनाना है, एक ही वैल्यू बनाना है। तो यहाँ 10 और 1 को एक ही वैल्यू बनाने के लिए 10 और 1 का एलसीएम 10 आएगा, तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। तो अब जो क्यू और आर की नई वैल्यू निकल के आएगी वो 10/50, या हम कह सकते हैं पी रेशियो क्यू रेशियो आर, इन तीनों की इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू 3 रेशियो क्यू की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 50। क्या बोला गया है कि जो आर की वैल्यू है, जो आर की वेतन है, आर की वेतन का यानी तुलना किससे की गई है, आर से, तो वो वैल्यू नीचे। पी की वेतन है, पी की वेतन कितनी है 3 और यहां पर 100% से गुणा करेंगे तो 50 दूनी 100, 2%, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। समझ में आया, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो, एक बाइक की कीमत में, कीमत कितनी है 75,500 है। एक मोटरसाइकिल है जिसकी कीमत 75,500 रुपए है और अपनी इस पर 17% की कटौती करता है, यानी बाइक पर 17% की छूट देता है। तो वो बाइक की कीमत क्या होगी, बाइक की जो पहले कीमत थी वो 75,500 थी। अब वो इस बाइक को बेच रहा है तो वो कह रहा है हम 17% की छूट दे देंगे, यानी 17% कम पेमेंट पे भी वो गाड़ी दे देंगे। तो अब फिर उसकी नई कीमत क्या हो जाएगी, तो पहले तो इसकी वेतन 100% होगी, सॉरी पहले तो इसकी जो प्राइस थी वो 100% थी, इस मोटरसाइकिल की जो कीमत थी वो 100% थी, 100% में उसने 17% की कमी कर दी, यानी अब जो गाड़ी की कीमत होगी वो कितनी होगी 83%, यानी जो 75,500 कीमत थी उसका हमें कितना निकालना है 83%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 3 पंचे 15, यानी इकाई के अंक पे आना चाहिए 5 और इकाई के अंक पे 5 केवल एक ही ऑप्शन में है सी में, यानी बिना कैलकुलेशन किए भी हम ऑप्शन को टिक करेंगे एक स्टेप में लिख करके, यानी ये 3 ऑप्शन तो हमारे यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट से क्या हो गए एलिमिनेट हो गए। तो कैसे करना था उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कोई मैराथन क्लासेस में बोर तो नहीं हो रहा है। अगर मैं आपके हौसलों को बुलंद रखने की कोशिश कर रहा हूं, आपको हर तरीके से
मोटिवेट रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपका भी पूरा जिम्मेदारी से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी ऐसे रिस्पॉन्स दो जिससे मैं पूरी तरीके से एनर्जेटिक रहूं, क्योंकि लगातार 1-1.5 घंटे या 2 घंटे तक बोलना आपकी एनर्जी पर ही डिपेंड करेगा। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं 2 या 3 घंटे या 4 घंटे जितनी भी आपको जरूरत पड़ेगी उतने घंटे की मैराथन क्लासेस लूंगा। जैसे इससे लास्ट वाला जो मैराथन क्लासेस था वो लगभग 1 घंटे 12 मिनट का था और आपने उस पर रिस्पॉन्स दिया है, तो आप देखना ये जो आपकी आज की मैराथन क्लासेस है एक कंटिन्यू तरीके से 2 घंटे की होने वाली है, यानी बिना किसी ब्रेक के आपको कंटिन्यू 2 घंटे में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो मेहनत का आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे तो आपके लिए मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके टारगेट को पूरा करना ही मेरा सबसे पहला लक्ष्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो रहा है 36। क्या बोला गया है कि एक संख्या में 75/2% घटाने पर वो संख्या कितनी बन जाती है 378। तो वो संख्या क्या है ये आपको निकालना है। सबसे पहले तो एक बात बताओ, 75/2% का मतलब परसेंट हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, यानी इसका मतलब क्या हो गया 3/8। ध्यान से समझना, उसने बोला क्या है कि अगर किसी संख्या में से आप 75/2% घटाते हो तो वो संख्या कितनी मिलती है 378। और इस कंडीशन में मैंने आपसे बताया है कि जिसकी कंपैरिजन की जाती है उसकी वैल्यू बेस में होती है, तो यहां संख्या से तुलना की गई तो मैंने मान लिया कि वो संख्या 8 है। वो संख्या क्या है 8 है, और इस 8 संख्या में से आप इसका 75/2% घटाओगे, यानी कितना निकलेगा 3 घटा दोगे तो वो नंबर कितना बचेगा आपका 5। अगर 8 में से 3 को घटा दोगे तो वो नंबर बचेगा 5, और लेकिन वो कह रहा है नंबर तो बच रहा है 378। तो उसने कहा है वो संख्या निकालिए, संख्या है 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 378/5 8 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड 8 से गुणा करेंगे, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35। या फिर देखो पहले ऐसा कर लो, 8 अट्ठे 64, 4 8 सत्ते 56, 56 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 62, 2 6 8 3 24। ठीक है, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, और इसको आप डिवाइड कर लो 5 से, तो कितना 5 छक्के 30, 5 चौके 20.8। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 604.8। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आप कैलकुलेशन को किसी भी तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से आपको कम टाइम में सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, यानी एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ वाटर मेलन है। उसने कहा है कि जो वाटर मेलन है उसका 45% सेल कर देता है, और उसके पास अभी भी कितने वाटर मेलन बचे हैं 495। अगर वो 45% क्या कर देता है सेल कर देता है, तो वाटर मेलन बचना कितना चाहिए था 55%, लेकिन वो कह रहा है बचे तो है 495। अगर हम इसको 11 से काटेंगे तो 5% की वैल्यू 44 और 55, तो 45 आ जाएगी। 11 चौकी 44, 5 बचेंगे, 11 पंचे 55। ठीक है, हमें निकालना है उसके पास शुरू में कितने तरबूज थे, तरबूज 100% थे, 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करेंगे दोनों साइड, तो 45 दूनी 90, यानी उसके पास पहले कितने संतरे थे 900। अगर वो 900 संतरों में से 45% को सेल कर देगा तो उसके पास जो संतरे बचेंगे वो 495 बचेंगे। समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन में बोला गया कि एक बल्ब बनाने वाली कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पादन का 11% क्या हो गए बर्बाद हो गया। यदि सही उत्पादों की संख्या कितनी है 4984 है, तो खराब उत्पादों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो लास्ट वाले क्वेश्चन में लगा है सेम यही वाला लगना है। सबसे पहले आपको 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम आपको देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी करो। इसका आंसर क्या होगा फास्ट बताओ
तब तक मैं क्लास को देखता हूं कि परफेक्ट तरीके से चल रही है कि नहीं। ठीक है, 1 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व करो। कर पाया किसी ने? हुआ किसी से? अगर नहीं हुआ तो देखो करना कैसे था। उसने कहा है कि जो बल्ब बनाने वाली कंपनी है उसने जो उत्पादन किया है उसका 11% क्या हो जाता है, खराब, बर्बाद हो जाता है। और उसका उत्पादन की जो सही उत्पादन है, सही उत्पादन कितना है, अगर 11% खराब हो जाएगा तो उत्पादन तो बचेगा उसका 89%। सही उत्पादन कितना बचेगा, 89%, क्योंकि जो उत्पादन वो कर रहा है वो अपने आप में 100%, 100% में से 11% खराब हो गया तो उत्पादन तो बचा 89%। लेकिन वो कह रहा है इसकी तो वैल्यू है 4,984। कितनी है, 4,984। हमें निकालना क्या है, हमें यहां से निकालना है तो खराब उत्पादों की संख्या। खराब तो 11% है, हमें 11% की वैल्यू, तो यहां से 1% की वैल्यू निकालो पहले। 89 से इसको भाग करेंगे, 89 से इसको भाग करेंगे, देखो 400 क्या है, 4,984 भागे 89। ठीक है, तो कितना जाएगा आपका, यहां से अगर ये 90 होता तो 9 चौके 36, 9 पंचे 45, कितना लगभग 5 बार जाता। ठीक है, तो कितना होता, 5 नम 45 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, 40 और 5 45 यानी 455। 498 से 455 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 3 और 4 यानी 43 बचेगा। और अंक लेंगे आप 4 का। ठीक है, तो 434। अब 9 चौकी 36, 9 चौकी 36 यानी 89 से आप कितनी बार जाएगा, ये 4 बार। यानी अगर आप लोग इसको 4,984 को 89 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 54 बार। यानी 1% की वैल्यू आपके सामने 54 निकल आई। आपको चाहिए 11%, क्योंकि खराब उत्पाद 11% है तो दोनों साइड 11 से गुणा करोगे तो 11 चौके 44, ठीक है 4 और 11 पंचे 55, 55 में आप 44 जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहां से 11 चौके 44, 11 पंचे 55, 55 में 4 59, 594। मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं पर, 89, यहां देखो 1 मिनट, इसको कैलकुलेट आप लोग करना। जैसे अगर ये 90 होता तो 5 बार तो जाता, तो 5 नम 45, 5 4, 5 अट्ठे 40, 40 4 44। ठीक है, 89 को 5 बार भाग दिया तो 445, कितना बचेगा 3, ठीक है 5 53। ठीक है, कितना बचेगा 53। क्लियर है, अब अंक लेंगे 4 के, तो क्या 89 का गुणा, सॉरी 6 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। यहां पर ये 54 नहीं रहेगा, कितना जाएगा, 6 बार। यानी जी यहां से अपन इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4,984 को जो 89 है वो डिवाइड करेगा तो कितनी बार हो जाएगा, 56 बार। मैंने पूरी कैलकुलेशन बता दी। एग्जाम हॉल में तो मैं डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लाई देखता, लेकिन वो अभी आप नहीं देखोगे, वो अभी आप नहीं करोगे, आप कैलकुलेशन करोगे। 11% की वैल्यू यानी 56 में आप किससे गुणा करोगे, 11 से, तो 11 छक्के 66 और 11 पंचे 55 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 61, 616। यानी खराब उत्पाद कितने हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। थोड़ी देखो इस कैलकुलेशन को समझना, इसमें थोड़ा टाइम लगा है ना, क्योंकि टेबल बहुत बड़ी थी और नंबर भी अटपटा था, तो कैसे सॉल्व करना था उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या का 27% और उसी संख्या का 13%, मैंने मान लिया संख्या है n, इसका 27% निकाल लिया, और उसी सेम नंबर का मैंने 13% निकाल लिया, तो कह रहा है कितना ज्यादा है, 56 ज्यादा है। जे वाला नंबर इससे 56 ज्यादा है, यानी हम कह सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस ही कितना है, 56 है।
हमें n की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? n की। n यहां से कॉमन आ जाएगा तो 27%, और यहां से चाहे आप क्या ले लो, n% कॉमन ले लो। n% का मतलब n बटे क्या हो जाएगा, n बटे 100। यहां 27 में से 13 आ जाएगा, यानी कितना बचेगा आपका 14। कितना बचेगा 14, बराबर कितना है 56। 14 पंचे 14 चौके 56, कितना हो जाएगा 14 चौके 56। 4 का गुणा यहाँ 100 में होगा तो कितना हो जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा आपका 400। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से, सेम संख्या का 60%, सेम संख्या का 20%, 120 अधिक है। अगर हम परसेंटेज की बात करें कितना ज्यादा है, 40%, यानी 40% ही 120 के बराबर है। यानी 1% कितने के बराबर हो गया, 3 के बराबर। या 100% जो नंबर था वो कितना होगा, 300। तो क्या बोला गया, तो संख्या का 28%, संख्या का 28 यानी 300 का 28%, फास्ट निकालेंगे कितना निकलेगा, 28 या 84। और संख्या का 33 सही 1/3%, यानी 300 का 33 सही 1/3% का मतलब 1/3। 3 से 300 काटेंगे 100 से कितना परसेंट कम है या ज्यादा, 100 से 84 कितने प्रतिशत कम और ज्यादा है, आप देखोगे 16%। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ गया? नेक्स्ट इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। आज अपन यही रुकेंगे, लगभग 2 घंटे की क्लास होने वाली होगी, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। आगे का बहुत आसान है, अपन हर एक मैराथन में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्टों को एक्सप्लेन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है, महा मैराथन की वैल्यू को समझना है, और हर एक मैराथन पर आपको जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसको देने की कोशिश जरूर करना है, क्योंकि आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे तभी मैं आपको एनर्जेटिक तरीके से पढ़ा पाऊंगा और आपको कंटिन्यू 2 से 3 घंटे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में जो महा मैराथन है उसको यही रोकते हैं। आगे की जो प्रोसेस है 42 नंबर के आगे की जो क्वेश्चन होंगे उनको कल अपन सॉल्व करेंगे, शानदार तरीके से समझेंगे, बेहतर तरीके से अपना सिलेबस पूरा होगा। हर एक सेशन 2 घंटे का होने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक मैराथन 2 घंटे की जाए। ठीक है, तो बस कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से ही कोई मैराथन स्किप होगी, वरना स्किप होने के कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तभी मैं सेशन को स्किप करता हूं। जैसे अगर लाइट कट हो जाएगी तो फिर आपको जो सेशन है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टाइम फिर मैनेज करने में दिक्कत होती है। क्योंकि ऑफलाइन बैच भी इतने ज्यादा हैं कि हम उन ऑफलाइन बैच की वजह से आपको किसी और टाइम पर ये सेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। ये जो टाइम होता है सुबह 11 से 1:30 बजे का, इसी के बीच में मुझे सेशन रिकॉर्ड करने पड़ते हैं और कंटिन्यू करना पड़ता है, तभी जाके आपको सेशन प्रोवाइड हो पाते हैं। क्योंकि इस बीच में अगर टाइम को एडजस्ट नहीं कर पाया तो फिर उस दिन का आप समझ लीजिए सेशन स्किप ही होता है। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ऑफलाइन बैच बहुत ज्यादा है, सुबह 6 से लेकर के 11 बजे तक और शाम को 1:30 बजे से लेकर सीधा 7 बजे तक बैच है। तो ये प्रोसेस पूरे दिन की रूटीन है, माने पूरा दिन बिजी है और आप लोगों को टाइम निकाल रहे हैं, यानी बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं पूरी तरीके से। जब हर एक चीज को फिक्स टाइम पर करते हैं तभी आपके लिए टाइम निकल के आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हम पूरी मेहनत के साथ टाइम निकाल रहे हैं, पूरा कंटेंट बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से ना समझो या अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत से ना पढ़ो, तो फिर मुझे उस बात पर बुरा लगेगा। तो आप लोग मेहनत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपने टारगेट को अपने माइंड में सेट करके रखो, उसके लिए जितनी मेहनत करना पड़े पूरी मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो। तो आज के सेशन में इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पूरा सेशन देखोगे और पूरी मेहनत से पढ़ोगे। तो यही रुकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लासेस में। इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।